ये कोठरी जहां मुझे स्ट्रेचर पर बांधकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, दोनों फौजी बैरकों से जरा हटकर अप में थी। मैंने दरवाजे में से सर बाहर निकाला तो देखा कि बाहर सुबह का धुंधला धुंधला उजाला था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि कश्मीरी लीडर तहखाने में ही है। कैंप की जमीन पर जगह जगह घास और झाड़ियां थीं। मैं बड़ी आसानी से छुप कर रेंग सकता था। मैं उस बैरक की तरफ बढ़ा जिसके अंदर तहखाने वाला टॉर्चर सेल था। एक छोटे सांप के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जहां झाड़ झनकार काफी हो कोई मुश्किल नहीं होता। दिन के वक्त बैरक के बाहर कोई फौजी गार्ड नहीं था। 2-3 इंडियन फौजी जवान इधर उधर नजर आए। किचन की तरफ से भी कुछ फौजी जवानों के कहकहे लगाने की आवाज आ जाती थी। ये वक्त ऐसा था कि कैंप के तकरीबन सभी फौजी नाश्ता करने में मशगूल थे। इसके बावजूद मैंने बैरक के दरवाजे में से अंदर जाने का खतरा मोल न लिया। मैं पिछली दीवार पर चढ़कर रोशनदान की सलाखों में से बैरक में उतर गया। बैरक खाली थी। फिर वही मसला दरपेश होने वाला था कि तहखाने का दरवाजा अगर बंद हुआ तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा। दरवाजा वाकई बंद था। मैं एक तरफ छुपकर अपने इंसानी दिमाग से सोचने लगा कि तहखाने में कैसे उतरा जाए। एक तो वो सुबह का वक्त था, दूसरे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ऐन उस वक्त एक भारतीय फौजी टीन के मग में शायद चाय या गली सड़ी सब्जियों का सूप लेकर बैरक में दाखिल हुआ। उसने तहखाने वाले दरवाजे की चटखनी खोली और नीचे उतर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरा। सीढ़ियों में अंधेरा था। आखिरी सीढ़ियों पर तहखाने में जलते हुए छोटे से बल्ब की कमजोर रोशनी पड़ रही थी। मैं सीढ़ियों से हटकर कोने में छुप गया। मैंने कश्मीरी लीडर को देख लिया था। वो फर्श पर बाजू पर सर रख कर सिमटा हुआ पड़ा था। भारतीय फौजी ने उसके पांव पर ठुड्डा मार कर कहा, चलो उठो, चाय पी लो। साथ ही उसने अपनी जेब में से रोटी निकाल कर उसके आगे रख दी और चला गया। कश्मीरी लीडर कुछ देर वैसे ही टांगे इकट्ठी किए लेटा रहा। फिर उसने उठकर कलमा पढ़ा और अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर अल्लाह ताला से जिहाद कश्मीर की फतह की दुआ मांगी और सूखी रोटी खाने और चाय पीने लगा। कमबख्त भारतीय फौजी जाते हुए एक बार फिर बाहर से दरवाजे को चटखनी लगा गया था। इसका मतलब था कि मैं बाहर नहीं जा सकता था। मैं कोने के अंधेरे में छुप कर बैठा कश्मीरी लीडर को बड़ी बेबसी के साथ सूखी रोटी खाते और बार बार या अल्लाह का विर्द करते देखता रहा और सोच रहा था कि क्या इस पर अपना आप जाहिर कर दूं। एक सांप को इंसानी आवाज में बातें करते देखकर उस पर क्या असर होगा, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन उससे बात करनी और उसे अपने मंसूबे के बारे में बताना भी जरूरी था, क्योंकि मैंने इस बदली हुई सूरत हाल के मुताबिक जहन में ये प्रोग्राम बनाया था कि अगर हो सके तो कश्मीरी लीडर को मैं खुद यहाँ से निकाल कर ले जाता। हमारी कमांडो पार्टी को हमला करने की जरूरत ही न पड़ेगी। वैसे भी हमारी कमांडो पार्टी टारगेट से बहुत दूर जा चुकी थी और ये भी मुमकिन था कि हमें देर लग जाए और इस दौरान कश्मीरी लीडर को शहीद कर दिया जाए। इस एतबार से कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई से बात करनी जरूरी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अस्सलाम वालेकुम। सूखी रोटी तोड़ते हुए कश्मीरी लीडर के हाथ वहीं रुक गए। उसने हैरान सा होकर जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ देखा। मैं उसे नजर न आया। मैंने कहा, वाई साहब, मैं कोई गैबी रूह नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ और जिहाद कश्मीर का एक अदना सिपाही हूँ। अगर आप मुझे यकीन दिला दें कि आप मुझे देखकर सरासीमा नहीं होंगे तो मैं आप पर अपना आप जाहिर कर दूंगा। कश्मीरी लीडर के लिए ये एक गैबी आवाज थी, क्योंकि मैं उसे सांप के रूप में भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अभी तक हैरानी की कैफियत में था। मैंने दोबारा कहा, वाई साहब, मैं अपनी कमांडो पार्टी के साथ आपको भारतीय दरिंदों की कैद से निजात दिलाने आया हूँ। कश्मीरी लीडर जरा संभल गया। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? क्या तुम कोई फरिश्ते हो? मैंने कहा, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। वो बोला, तो फिर तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कश्मीरी लीडर की आवाज में नकाहत और कमजोरी थी। इस मुजाहिद को भारतीय दरिंदों ने अजियतें दे देकर नीम जान कर दिया था। मैंने कहा, हकीकत यह है कि मैं आप ही की तरह का एक इंसान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, जिहाद कश्मीर का कमांडो हूँ और सिर्फ आपको तलाश करता यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मेरे साथ एक अजीब बात हो गई है। एक नाखुशगवार हादसे के बाद मैं जादूगर सपेरों के तिलिस्म और उनके मंत्रों के असर से इंसान से सांप बना दिया गया हूँ। कश्मीरी लीडर के चेहरे पर हैरत और ताज्जुब के आसार नुमाया हो रहे थे। वो आहिस्ता से बोला, मेरी समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो? मैंने धीमी आवाज में मुख्तसर तौर पर कश्मीरी लीडर को अपनी दास्तान बयान की और कहा, अब मैं आप पर अपना आप जाहिर कर रहा हूँ। और मैं अंधेरे कोने से निकलकर उसके सामने आ गया। कश्मीरी लीडर ने हाथ में पकड़ी हुई सूखी रोटी वहीं रख दी और जरा पीछे हट गया। मैंने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम करमदाद है
और जहाद कश्मीर का मुजाहिद हूँ। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद कश्मीरी लीडर ने मुझे सांप के रूप में ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया। हम बड़ी आहिस्ता आवाज में बातें कर रहे थे। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। जंगल में हमारा एक खुफिया ठिकाना है, आपको वहाँ छुपा कर मैं अपने साथियों को इत्तला देने जाऊंगा और फिर हम रात के अंधेरे में आपको भोपाल ले जाएंगे। कश्मीरी लीडर ने कोई जवाब न दिया। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि मैं इंसान हूँ और आर्जी तौर पर सांप की शक्ल इख्तियार किए हुए हूँ? कश्मीरी लीडर ने कहा, कुर्बान जाऊं मैं खुदा की कुदरत के, जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन यकीन करना ही पड़ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाना इतना आसान नहीं है। मैंने कश्मीरी लीडर को मुख्तसर अल्फाज में समझा दिया था कि हमारी कमांडो पार्टी का प्लान क्या है। जब उसने वहां से मेरे साथ अकेले फरार होने की मुश्किलात का जिक्र किया तो मैंने कहा, सांप की हैसियत से मुझे कुछ ऐसी सहूलतें हासिल हैं जो हमारी कमांडो पार्टी को हासिल नहीं हो सकती, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। सिर्फ हमें रात का अंधेरा हो जाने का इंतजार करना होगा। तुम मुझे ये बता दो, क्या रात के वक्त यहाँ कोई संतरी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता है? उसने कहा, हाँ, एक संतरी सूखी रोटी और चाय का मग लेकर आता है। मैंने कहा, तुमने ये बताकर मेरा काम आसान कर दिया है, क्योंकि हम में से कोई भी दरवाजे के बाहर लगी चटखनी नहीं खोल सकता। ये काम रात को आने वाला संतरी करेगा और वही वक्त हमारे फरार का होगा। कश्मीरी लीडर को अभी तक मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे मेरे प्लान की कामयाबी पर शक है। मैंने कहा, संतरी बाहर से दरवाजे को चटखनी लगा गया है। मैंने देखा है कि दरवाजे में कोई दर्ज या सुराख नहीं है कि जहां से मैं बाहर निकल सकूं। वैसे भी मुझे अकेला यहां से नहीं निकलना, तुम्हें साथ लेकर जाना है और इसके लिए दरवाजे की चटखनी का बाहर से खुलना जरूरी है और ये काम रात को बाहर से आने वाला संतरी ही कर सकता है। हमें रात पड़ने का इंतजार करना होगा। कश्मीरी लीडर आहिस्ता आहिस्ता सूखी रोटी खा रहा था। उसने टीन का मग खाली करके एक तरफ रख दिया और हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और वहीं लेटते हुए बोला, कमजोरी की वजह से मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। मैंने कहा, तुम बेशक आराम करो, मैं कोने में छुप जाता हूँ। और मैं टॉर्चर सेल के कोने में छुप कर बैठ गया। ऊपर बैरक में फौजियों की आवाजें आने लगी। कश्मीरी लीडर तो इसी तरह फर्श पर पड़ा रहा, मगर मैं होशियार हो गया। मुझे मालूम था कि मैं स्ट्रेचर वाले टॉर्चर सेल में एक भारतीय सिपाही को डसाया हूँ और उन लोगों को उसकी लाश का इल्म हो गया होगा और बहुत मुमकिन है कि वो सांप को मारने के लिए उसे इधर उधर तलाश कर रहे हों, क्योंकि भारतीय सिपाही की लाश से साफ जाहिर हो रहा होगा कि उसे सांप ने काटा है। पिछली से पिछली रात को भी मैंने 2 सिपाहियों को डस कर हलाक किया था और उनकी लाशें भी कैंप के फौजियों को मिल चुकी थी। चुनाचे वो अब ये चाहते होंगे कि सांप कहीं इसी जगह बैरकों में कहीं छुपा हुआ है तो उसे फौरन हलाक कर दिया जाए ताकि वो किसी और सिपाही को न काट ले। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। 2 सिपाही दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतरने लगे। मैं तेजी से दीवार पर चढ़कर छत की कड़ियों में एक जगह छुप गया। फौजी सिपाहियों ने अंदर आकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि एक फौजी के हाथ में डंडा था और दूसरे के हाथ में घास काटने वाला लंबा छुरा था। कश्मीरी लीडर उठकर बैठ गया। एक सिपाही ने कहा, यहाँ कोई सांप तो नहीं आया? कश्मीरी लीडर ने कहा, मैंने तो नहीं देखा। दूसरा फौजी बोला, सांप आता तो इसे डस कर मार न डालता। चलो बाहर झाड़ियों में चलकर देखते हैं। पहला फौजी कहने लगा, देख लेते हैं कहीं इधर उधर न छुपा हुआ हो। वो सांप से डर भी रहे थे। बड़ी एहतियात से कोठरी में उन्होंने दाएं बाएं देखा और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ आ गए। यहाँ नहीं है, झाड़ियों में ही होगा। जब वो बाहर निकल गए और उन्होंने दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी तो कश्मीरी लीडर ने उस कोने की तरफ देखा जहां उसके सामने जाकर मैं छुप गया था। मैं छत पर से उतरकर नीचे आ गया और उसे धीमी आवाज में सारी रुएदाद सुना दी कि किस तरह मैंने थोड़ी देर पहले इस इंडियन फौजी को बैरक में डसकर मौत की नींद सुला दिया था जिसने मुझे बिजली के झटके दिए थे। कश्मीरी लीडर मेरी तरफ देखता रहा। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि एक सांप इंसान की आवाज में किसी से हम कलाम हो सकता है। मैंने कहा, मैं ऊपर छत पर जाकर छुप गया था। मैंने इन सिपाहियों की आवाजें सुन ली थी। मैंने कश्मीरी लीडर को बता दिया था कि मैं किसी भी वक्त सांप से अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ सकता हूँ। उसे मेरी इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। कोई भी यकीन नहीं कर सकता था जब तक कि वो अपनी आंखों से ये सारा माजरा होते ना देख ले। मैंने कहा, मैं छत में जाकर ही छुप जाता हूँ। रात हो जाएगी तो नीचे आ जाऊंगा। तुम अपने आप को फरार के लिए तैयार कर लो। कश्मीरी लीडर फिर भी कुछ न बोला और मेरी तरफ तकता रहा। मैं दीवार पर से रेंग कर छत में जाकर छुप गया। कश्मीरी लीडर इस तरह टांगे समेट कर फर्श पर लेट गया। दिन गुजरता चला गया। तहखाने में होने की वजह से बाहर की आवाजें बहुत
बहुत कम सुनाई देती थीं। कुछ मालूम नहीं था कि बाहर दिन कितना गुजर गया है। जिस संतरी ने कश्मीरी लीडर के लिए सूखी रोटी और पानी या गली सड़ी सब्जियों का सूप लेकर आना था, बस उसी की आमद से हमें मालूम होना था कि बाहर रात हो गई है, क्योंकि कश्मीरी लीडर ने कहा था कि अब संतरी रात को ही आएगा। मुझे ये भी धड़का लगा हुआ था कि अगर खुदा न करे मैं छत में छुपे हुए अचानक इंसानी शक्ल में आ गया तो धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर पड़ूंगा और हो सकता है मेरी टांग टूट जाए। फिर ख्याल आया कि मैं यकलख्त कभी भी इंसान से सांप और सांप से इंसान के रूप में नहीं आया। पहले मुझे हल्के हल्के झटके जरूर लगते हैं, चुनांचे अगर मुझे इस किस्म के झटके लगते महसूस हुए तो मैं फौरन छत से उतर जाऊंगा। लेकिन खुदा से दुआ मांग रहा था कि जब तक मैं कश्मीरी लीडर को यहाँ से निकाल कर नहीं ले जाता, सांप ही बना रहूं। ना दोपहर का कुछ पता चला, ना ये पता चला कि बाहर शाम हो गई है या रात पड़ गई है। वक्त काफी गुजर गया था। तहखाने का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं चौकन्ना हो गया और नीचे देखने लगा। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। ये दो भारतीय सिपाही थे। एक के हाथ में टीन का मग और उसके ऊपर सूखी रोटी रखी हुई थी, दूसरे ने स्टेन गन उठाई हुई थी। स्टेन गन वाला फौजी सीढ़ियों के पास ही रुक गया। दूसरे फौजी ने मग और रोटी कश्मीरी लीडर के हाथों में दी और कहा, कैंप कमांडर साहब ने कहा है आज रोटी चाय खा लो, सुबह तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और स्टेन गन बरदार सिपाही से कहने लगा, जब तक कैदी राशन खाता है इसको गार्ड करो, ये टीन का डिब्बा तोड़कर खुदकुशी न कर ले, मुझे कमांडर साहब को जाकर रिपोर्ट करनी है। वो चला गया। स्टेन गन वाला फौजी सीढ़ियों से हटकर कश्मीरी लीडर के सर पर आकर खड़ा हो गया। कश्मीरी लीडर सर झुकाए फर्श पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता रोटी चबाने की कोशिश कर रहा था। पहला सिपाही जो बाहर गया था उसने तहखाने का दरवाजा जरूर बंद कर दिया था, मगर चटखनी नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे चटखनी लगाने की आवाज नहीं आई थी। जरूर बाहर रात हो गई होगी। अब मुझे अपना कमांडो ऑपरेशन शुरू करना था। वक्त ज्यादा नहीं था। मैंने छत की कड़ियों में से इंडियन फौजी को देखा। पहले तो वो कश्मीरी लीडर के इर्द गिर्द टहलता रहा, फिर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि वो पोजीशन में आ जाए। मैं छत की कड़ियों में रेंग कर उसके अकब में दीवार के पास आ गया, फिर बड़े आराम से रेंगता हुआ दीवार से उतर कर फर्श पर आ गया। मैंने टारगेट पर हमले का सारा नक्शा जहन में बना लिया था। मैं भारतीय सिपाही की तरफ से उसके अकब में आ गया। वो उसी तरह स्टेन गन हाथ में लिए खड़ा कश्मीरी लीडर को देख रहा था। कहने लगा, क्यों दूसरों की खातिर अपनी जान गंवाते हो? सुबह सुबह तुम्हें गोली मार दी जाएगी। कैंप कमांडर को अपने साथियों के नाम पते बता दो, नहीं तो मुझे ही बता दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। कश्मीरी लीडर ने कोई जवाब न दिया और आहिस्ता आहिस्ता रोटी चबा कर निगलने की कोशिश करता रहा। फिर वो चाय पीने लगा। इस दौरान मैं फर्श पर रेंगता हुआ भारतीय सिपाही के फौजी बूटों के पास पहुंच गया। मैं उसे पतलून के अंदर जाकर पिंडली पर डसना चाहता था। मैं उसके बूटों पर चढ़ गया। कश्मीरी लीडर मुझे बराबर देख रहा था और खामोश था। फौजी सिपाही के बूट इतने भारी थे कि उससे सांप के चढ़ने और रेंगने का बिल्कुल एहसास न हुआ। उसकी पतलून का पांचा मेरे ऊपर था। आधी पिंडली खाकी रंग की मोटी जराबों में छुपी हुई थी। ये ऊनी जराबें थीं और मेरे दांत इनमें से गुजरकर फौजी की पिंडली में जा सकते थे। मैंने एक लम्हा भी जाया न किया और बिजली जैसी तेजी से उसकी पिंडली पर डस दिया। डसा भी इतनी शिद्दत से कि जरूरत से ज्यादा जहर उसके खून में शामिल कर दिया। मैंने देखा कि मेरे जहर का पहला असर ये होता था कि आदमी का सारा बदन सुन्न हो जाता था और वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता था। उसके साथ ही वो गिर पड़ता था और उसके नाक और मुंह से खून जारी हो जाता था और उसके बाद जिस्म फटने लगता था। इस इंडियन फौजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये गनीमत हुई कि वो कश्मीरी लीडर के ऊपर नहीं गिरा बल्कि पहलू की तरफ गिरा। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, गुलाम हुसैन स्टेन गन उठा लो, मैं तुम्हारे कंधे पर आ रहा हूँ। कश्मीरी लीडर जल्दी से उठा। उसने फर्श पर गिरे हुए भारतीय फौजी की स्टेन गन उठा ली। मैं फौजी की पतलून से बाहर आ गया। मैं उछलकर कश्मीरी लीडर के कंधे से चिमट गया। वो जरा घबराया। मैंने कहा, घबराओ नहीं और जल्दी से ऊपर चलो। फिक्र न करो, मैं सांप होने की वजह से अंधेरे में देख सकता हूँ। तुम्हें जिधर चलने को कहूँ उधर को ही चलना। कश्मीरी लीडर कोई अनाड़ी नहीं था। बाकायदा तरबियत याफ्ता कमांडो था और मकबूजा कश्मीर के महाज पर इंडियन आर्मी के साथ लड़ चुका था। रिहाई का सुनहरी मौका देखकर उसमें थोड़ी बहुत ताकत भी आ गई थी। आहिस्ता से बोला, ऐसा ही करूंगा, फिक्र की बात नहीं। वो स्टेन गन हाथों में पकड़े तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के पास आकर रुक गया। मैंने सरगोशी में कहा, दरवाजे को जरा बाहर को धकेलो। उसने वैसा ही किया। मैंने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम इसी जगह छुप कर बैठ जाओ। वो वहीं सीढ़ियों में बैठ गया। मैं उसके कंधे से उतरा और जरा से खुले दरवाजे में से
باہر نکل گیا۔ باہر رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر دونوں بیرکوں کی بتیاں روشن تھیں۔ کوارٹر گارڈ اور لنگر خانے کی طرف بھی روشنی ہو رہی تھی۔ کسی فوجی گاڑی کا انجن ایک دم سٹارٹ ہوا اور پھر اپنے آپ رک گیا۔ دور سے کسی بھارتی فوجی کے کسی کو بلانے کی آواز آئی۔ میں نے واپس آ کر کشمیری لیڈر کو ساتھ لیا اور اسے بیرک میں سے نکال کر دیوار کے عقب میں لے آیا۔ باہر کوئی سنتری نہیں تھا۔ شاید وہی سنتری گارڈ ڈیوٹی پر تھا جس کو میں نے تہہ خانے میں ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس کو تہہ خانے کے باہر گارڈ ڈیوٹی پر واپس آنا تھا۔ بیرکوں کے پیچھے جو درخت اور جھاڑیاں تھیں وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے کشمیری لیڈر سے کہا، ان درختوں میں سامنے کی طرف چلنا شروع کرو۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ وہ سٹین گن پوزیشن میں کیے تجربہ کار سپاہیوں کی طرح جھک جھک کر قدم قدم چل رہا تھا۔ میں اسے اسی طرح چلتا ہوا خاردار تاروں والی دیوار کے پاس لے آیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس تار کاٹنے والا کوئی اوزار نہیں تھا اور میں اسے خاردار باڑ میں سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ میرا ٹارگٹ فوجی کیمپ کا گیٹ تھا۔ صرف اس گیٹ میں سے میں اسے باہر نکال سکتا تھا۔ وہاں سے باہر نکلنے کی دوسری کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس فوجی کیمپ کے گیٹ سے ایک خطرناک زیر حراست کشمیری مجاہد کا نکل جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہر قدم پر اس کی موت کا خطرہ تھا۔ یہ میں دیکھ چکا تھا اور ہمیں ریکی کے دوران معلوم ہو چکا تھا کہ اس فوجی کیمپ میں رات کو صرف ایک سنتری پہرا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی باقاعدہ فوجی کیمپ نہیں تھا، یہ ایک بھارتی فوجی ٹارچر سیل تھا جس کی حفاظت اور ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے انٹیروگیشن اور ٹارچر کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پونا ہارس کی ایک انڈین پلیٹون تعینات کی ہوئی تھی۔ چنانچہ گیٹ پر سخت سیکیورٹی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ گیٹ پر کوئی گارڈ روم بھی نہیں تھا۔ چھوٹا سا ایک کھوکھا ایک طرف بنا ہوا تھا جہاں گارڈ سنتری بارش کے وقت آ جاتا تھا، لیکن کوارٹر گارڈ وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا، اور اگر مجھ سے ذرا سی بے احتیاطی ہو جاتی تو سنتری گارڈ فائر کر کے سارے کیمپ کو الرٹ کر سکتا تھا اور ہمیں گھیرے میں لیا جا سکتا تھا۔ سٹین گن کا میگزین زیادہ دیر تک کشمیری لیڈر کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ سارے حقائق میرے ذہن میں تھے اور مجھے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ میں کشمیری لیڈر کے کندھے سے چمٹا ہوا تھا اور سر اٹھا کر سامنے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ مجھے اندھیرے میں ایک ایک چیز، ایک ایک درخت صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے میں کشمیری لیڈر کو بڑی اچھی طرح گائیڈ کر رہا تھا۔ ہم خاردار تاروں کے بالکل ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ کشمیری لیڈر جھک کر چل رہا تھا۔ کیمپ کے گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے کشمیری لیڈر سے کہا، یہاں جھاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے فائر مت کرنا۔ میں خاردار تاروں کے ساتھ ساتھ رینگتا گیٹ کے پاس آ گیا۔ مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گارڈ ڈیوٹی پر جو سنتری تھا وہ بند گیٹ کے آگے ٹہل رہا تھا۔ یہ گیٹ زمین سے 3-4 فٹ اونچا تھا اور بانسوں کو آڑے ترچھے لگا کر بنایا گیا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ دروازہ نہیں تھا، محض رکاوٹ کے طور پر لگایا گیا تھا۔ چاروں طرف میں نے نگاہیں دوڑائیں۔ صرف کوارٹر گارڈ کے پاس 2 فوجی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیرکوں کی طرف چل دیے۔ اب میری ساری توجہ گیٹ کے سنتری کی طرف تھی۔ میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا ٹارگٹ تھا جس پر مجھے حملہ کرنا تھا۔ وہ کسی جگہ رکتا نہیں تھا۔ 4 قدم چل کر گیٹ کے اس طرف آتا تھا، پھر ٹہلتا ہوا گیٹ کی دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ سٹین گن اس نے کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ مجھے صرف یہی ٹارگٹ مارنا تھا۔ آگے راستہ صاف تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کشمیری لیڈر کو اتنی جلدی ٹارچر سیل سے نکال کر لے آیا ہوں۔ تہہ خانے میں انڈین سپاہی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی خبر صبح ہی کسی کو ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی کو خیال آ جائے کہ فلاں جوان زیر حراست قیدی کا کھانا لے کر آ گیا تھا، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ اگر اب تک کسی کو خبر نہیں ہوئی تو دن نکلنے پر ہی لاش مل سکتی تھی۔ لاش کی مجھے زیادہ فکر اس لیے نہیں تھی کہ اسے بھی سانپ نہیں کاٹا تھا اور اس لاش کو بھی سانپ کے کھاتے میں ہی پڑنا تھا۔ میں رینگتا ہوا اندھیرے میں سے ہو کر گیٹ کے پیچھے آیا اور گیٹ پر جو آڑے ترچھے بانس لگے تھے ان پر چڑھ گیا۔ میں ایسی پوزیشن میں بیٹھ گیا جہاں سے میں قریب سے گزرتے ہوئے سنتری پر آسانی سے حملہ کر سکتا تھا۔ سنتری ٹہلتا ہوا گیٹ کی ایک طرف گیا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ خدا جانے وہ کیا کر رہا تھا، کبھی جھک کر زمین پر دیکھتا، کبھی وردی کی جیب کو ٹٹولتا۔ میں دل میں اسے برا بھلا کہنے لگا کہ کمبخت اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے۔ آخر وہ واپس مڑا، آرام آرام سے ٹہلتا۔ جیسے ہی میرے قریب سے گزر کر ایک قدم آگے ہوا، میں نے اس کی گردن پر چھلانگ لگا دی۔ مجھے صرف اتنا کمال دکھانا تھا کہ اس سے پہلے کہ سنتری کی آواز نکلے یا وہ ہاتھ اوپر کر کے مجھے گردن سے جھاڑے یا الگ کرنے کی کوشش کرے، اس وقت تک میں اپنا کام کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ مجھے اس ایکشن
ऑपरेशन का तजुर्बा भी हो चुका था। भारती संतरी की गर्दन से चिमटा और उसकी गर्दन पर डसना, ये दोनों काम एक ही वक्त में हो गए। गले पर डसने का एक फायदा ये हुआ कि सबसे पहले उसकी आवाज बंद हो गई थी। मैं अभी तक उसकी गर्दन से ही चिमटा हुआ था कि उसके जिस्म ने लरजना शुरू कर दिया। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि उसके जिस्म इतनी शिद्दत से क्यों लरजा था। वो लरजते हुए एक तरफ को घूम गया। मैंने उसकी गर्दन से नीचे छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर ही लरजने लगा। मैं उसे देख रहा था, फिर उसका जिस्म साकित हो गया। मैं तेजी से उसके मुंह के पास गया। उसका सांस बंद हो चुका था। इस काम से फारिग होते ही मैं जल्दी जल्दी उस झाड़ी के पास गया जहां कश्मीरी लीडर स्टेन गन लिए बैठा अंधेरे में गेट की तरफ देख रहा था। उसको मैं नजर नहीं आया। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, संतरी मर चुका है, आ जाओ। वो उठने लगा तो मैंने उसे सख्ती से कहा, गुलाम हुसैन झुक कर चलो, क्वार्टर गार्ड का संतरी देख लेगा। गेट पर से उसी तरह कूद जाना। चलो। मैं उछलकर उसके कंधे से चिमट गया। कश्मीरी लीडर ने गार्ड संतरी को गिरते देख लिया था। वो तेज तेज कदम उठाता, झुक कर चलता गेट के पास आकर बैठ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, बैठने का वक्त नहीं है गुलाम हुसैन, गेट पर से कूद जाओ। वो उठा और गेट के ऊपर से बाहर की तरफ कूद गया। मैंने कहा, बाएं जानिब अंधेरे में भाग चलो। वो उसी जानिब भाग खड़ा हुआ। वो झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान अंधेरे में दौड़ता चला जा रहा था। मैं उसके कंधे से चिमटा अंधेरे में उसकी रहनुमाई कर रहा था और कहता जा रहा था, अब बाएं जानिब मुड़ो, अब दाएं जानिब हो जाओ, क्योंकि मुझे सारे रास्ते का इल्म था। हम दरख्तों में से निकलकर ऊंचे नीचे छोटे छोटे टीलों में आ गए। ये टीले नहीं थे, वहां से जमीन ऊंची नीची थी। मैंने उसे कहा, गुलाम हुसैन थकना बिल्कुल नहीं, तुम्हें कम से कम आधे घंटे तक दौड़ते चले जाना है। इसका सांस फूल गया था। भारतीय दरिंदों ने उसे इस कदर अजियतें दी थी, इतना टॉर्चर किया था और इतने फाके करवाए थे कि उसके जिस्म की आधी ताकत जाया हो गई थी। फिर भी उसने कहा, फिक्र न करो, मैं अल्लाह का सिपाही हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।